मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी टेट 2021 मॉडल पेपर फर्स्ट यानी संस्कृत में मित्रों पहला मॉडल पेपर हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम मित्रों 30 प्रश्नों का हल देखेंगे अर्थात 30 प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो मित्रों चलिए देर ना करते हुए हम अध्याय शुरू करते हैं। इसमें देखिए मित्रों पहला हमारा प्रश्न आज क्या है, देखिए लिखा है व्यंजन संधि। क्या प्रश्न लिखा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। मित्रों इसमें जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसी चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प है। देखिए हम देखते हैं इसमें कौन विकल्प सही है। देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है मित्रों। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है कि जब व्यंजन का स्वर एवं व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि का दूसरे रूप में हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 होती है जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए मित्रों पहला विकल्प है जगदीशा, फिर दूसरा विकल्प है भानुदया, फिर अगला यानी तीसरा विकल्प है नयनम, फिर अगला विकल्प है सदैव। इसमें मित्रों देखिए जब किसी अक्षर पर ऐ की मात्रा हो तो वह हमेशा वृद्धि संधि होता है। जब आय बन जाए यानी ए का आय, ओ का आओ, ऐ का आय और औ का आओ हो जाए तो वह मित्रों अयादि संधि होती है। फिर आगे देखिए मित्रों इसमें भानुदया यानी दीर्घ स्वर हुआ है इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि है। और मित्रों देखिए अगला जो उदाहरण यानी पहला जो उदाहरण है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जगत धन ईसा। मित्रों जब जगत धन ईसा कर दिए, यहाँ देखिए जगत धन ईसा, यहाँ देखिए मित्रों ता व्यंजन आ गया, व्यंजन का स्वर से मेल हो गया इसलिए यह कौन संधि हो गई, व्यंजन संधि। अर्थात मित्रों इसमें जो विकल्प हो जाएगा हमारा ये पहला विकल्प सही हो जाएगा अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण है तो इसमें विकल्प में सही होगा जगदीशा। फिर मित्रों देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, इसमें दूसरा प्रश्न है कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। यानी मित्रों देखिए इसमें हमको सर्वनाम बताना है। सर्वनाम उन्हीं को कहते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए अहम दिया है, अहम माने मैं होता है। फिर यूयम दिया है, अहम आवाम वयम होता है, तुम युवाम यूयम यानी मित्रों मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है, यूयम माने तुम सब। फिर आगे देखिए सह, सह माने वह होता है। फिर आगे दिया है मित्रों तस्मिन। देखिए यानी उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन शब्द होगा, यानी उत्तम पुरुष का मतलब जो मैं हम दोनों हम सब यही होता है तो इसमें होता है अहम आवाम और वयम होता है। तो मित्रों अहम आवाम वयम से एक कौन शब्द मिला, अहम मिला। तो इस विकल्प में मित्रों अर्थात दूसरा जो हमारा विकल्प होगा वह यही हो जाएगा, कौन, अहम हो जाएगा। ये सही हुआ। फिर मित्रों देखिए अगला तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न ये है कि पा धातु में तुमुन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। पा में मित्रों यानी जहां पर आपको तुम दिखाई दे, जिस क्रिया रूप में तुम दिखाई दे वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। जहां पर त्वा दिखाई दे वो अक्त्वा प्रत्यय। जैसे मित्रों इसमें देखिए जैसे पठतुम, गंतुम, लेखतुम, खादितुम, ये सब जहां पर आपको दिखाई दे अर्थात तुम शब्द जहां पर आपको दिखाई दे वहां पर कौन प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। और जहां पर त्वा करके आए जैसे पठित्वा, लिखित्वा, खादित्वा, हसित्वा, इसमें जो आए इसमें मित्रों अक्त्वा प्रत्यय होता है। तो इसमें देखिए पीत्वा लिखा है, पीत्वा में अक्त्वा प्रत्यय होगा। फिर पीबन लिखा है मित्रों जहां ना लिख करके हलंत होता है वहां सत्र प्रत्यय होता है। जैसे पठन, गच्छन, लिखन, पीबन होता है उसमें मित्रों सत्र प्रत्यय होता है। फिर आगे देखिए मित्रों तीसरा विकल्प हमारा पातुम मिल गया। जहां पर तुम शब्द दिखाई देता है वहां पर कौन प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। अगला देखिए पीता लिखा, पीता गता मित्रों जहां पर आता है वहां पर अक्त प्रत्यय होता है। तो इसमें हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, पातुम। यानी मित्रों जब पा में तुम यानी तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा रूप बन जाएगा, पातुम बन जाएगा। यानी मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला देखिए चौथा मित्रों हमारा प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है। इसमें से मित्रों देखिए हमको शुद्ध वाक्य चुनना है। इसमें जब देखिए मित्रों लकार में अनुवाद बनाया जाता है तो उसमें केवल एक ही नियम होता है। वह नियम होता है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी होती है। तो चलिए मित्रों हम इसमें देखते हैं
किस पुरुष और किस वचन के साथ कौन क्रिया लगी है, और जो मित्रों सही होगा वही विकल्प इसमें सही माना जाएगा, और जो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लिखी गई होगी वही वो विकल्प मित्रों हमारा गलत होगा। तो इसमें देखिए क्या कहा कि शुद्ध वाक्य है। इसमें देखिए सह गृहम गच्छामि, क्या लिखा मित्रों, सह गृहम गच्छामि। सह देखिए प्रथम पुरुष से एक वचन का करता है, और मित्रों क्रिया भी प्रथम पुरुष जब एक वचन की होती तब यह विकल्प हमारा क्या होता, सही होता। जैसे मित्रों लट लकार में ट्रिक है कि तीता अंति सीथा था आम यावा आमा, यानी पठति, अगर उसी तीता अंति में जितने मित्रों ट्रिक बताए, अगर उसी में कोई आप क्रिया रूप जोड़ देंगे तो वह रूप बन जाएगा। जैसे पठति पठता पठंती, पठस पठता पठत, पठाम पठावा पठामा। तो मित्रों देखिए इसमें शुद्ध वाक्य है, कौन वाक्य सही है, सह गृहम गच्छामि दिया है, ये तो एकदम मित्रों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मित्रों कर्ता एक प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की लिखी गई, इसलिए भी गलत है। फिर मित्रों हम दूसरा भी विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प देखिए मित्रों है कि त्वम गृहम गच्छति। अब देखिए यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता आ गया और क्रिया देखिए मित्रों प्रथम पुरुष एक वचन की आई है, इसलिए ये भी हमारा विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। आगे ते गृहम गच्छता, यहाँ पर क्या बना है, ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है और क्रिया यहाँ देखिए मित्रों प्रथम पुरुष द्विवचन की लगाई गई है, इसलिए ये भी विकल्प क्या है, गलत है। फिर मित्रों हम चौथे विकल्प और आते हैं। हमारा चौथा विकल्प है आवाम गृहम गच्छावः। मित्रों ट्रिक क्या बना है, तीता अंति सीता था आमि आवाह आमा, यानी मित्रों उत्तम पुरुष द्विवचन की यहाँ क्रिया क्या होगी, ट्रिक क्या बना, आमि आवाह बना। तो आवाह में मित्रों जब हम क्रिया जोड़ देंगे तो क्रिया रूप बन जाएगा। तो क्या बनाना मित्रों, गच्छ बनाना है, तो गच्छावह बना है। अब देखिए यहाँ पर कर्ता मित्रों जो है अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, अर्थात मित्रों जब यहाँ उत्तम पुरुष दो वचन का कर्ता मिला और उत्तम पुरुष दो ही वचन की क्रिया मिल गई मित्रों, जैसे आमी आवाह हो गया तो आवाह क्या लिखा गया, आवाम गृहम गच्छावः। इसलिए मित्रों देखिए हमारा इसमें कौन विकल्प सही हो जाता है, चौथा विकल्प सही हो जाता है। फिर मित्रों हम आते हैं अगला, यानी अगला हमारा प्रश्न क्या है कि प्रेजिते पदे का संधि। प्रेजिते मित्रों यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें देखिए प्रेजिते पदे का, प्रेजिते अर्थात इसका अर्थ यही होगा कि प्रेजिते पद में कौन संधि है, यानी प्रेजिते शब्द किस संधि के अंतर्गत उदाहरण लिखा गया है। तो इसमें देखिए मित्रों पहला विकल्प लिखा है यण संधि। मित्रों जब इक प्रत्याहार के बाद कोई आसमान स्वर आए तो इक का यण होता है, यानी ई का अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो प्राधन एजते लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए मित्रों धन से पहले ना तो ई आएगा, ना तो ऊ आएगा, ना तो री आएगा, ना ही री आएगा, इसलिए मित्रों पहला विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हुआ। फिर मित्रों देखिए अगला विकल्प, दूसरा विकल्प है अयादि संधि। अयादि संधि मित्रों इसका सूत्र होता है एचो अयवा यावा, यानी जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे समान आए चाहे असमान आए, अर्थात अच प्रत्याहार आए तो ए का आए, ओ का आओ, अय का आए और औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। इसमें मित्रों देखिए ना तो अय बना है, ना तो औ बना है, ना तो अय बना है, ना ही आय बना है, इसलिए ये भी हमारा विकल्प क्या होता है, गलत होता है। फिर अगला देखिए मित्रों तीसरा विकल्प हमारा क्या है, पररूप संधि। मित्रों पररूप संधि यही संधि सही है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद जो प्रेजिते का संधि विच्छेद होगा प्राधन एजिते होगा। इसका नियम ये होता है कि जब मित्रों इसका सूत्र है कि एंग पररूपम, जब एंग प्रत्याहार के बाद हरस्व, यानी जब पूर्व वर्ण में पहले वर्ण जो धन से पहले वाला वर्ण अर्थात पूर्व वर्ण होता है, मित्रों इसकी परिभाषा यही होती है कि जब अकारांत उपसर्ग के बाद, जब अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार आए तो उसका पररूप हो जाता है। पररूप का मतलब यही होता है मित्रों जो ए और ओ सामने वो स्वर होते हैं वही पहले वाले अक्षर पर मात्रा बन जाते हैं। जैसे देखिए मित्रों इसका संधि विच्छेद यही होगा कि प्रा धन एजते,
प्राधन एजते हो गया, यानी देखिए मित्रों प्रा क्या है आकारांत उपसर्ग है, इसके बाद ए ओ यानी एन प्रत्याहार में से एक वर्ण आया है, यही जब इस पर मात्रा बन जाएगा तो क्या लिखा जाएगा मित्रों प्रेजते। अगला विकल्प हमारा क्या है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि मित्रों इसमें दीर्घ कोई वर्ण हुआ नहीं, इसलिए ये भी गलत है। और जब विकल्प हमारा सही होगा कौन मित्रों तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मित्रों देखिए फिर छठवां उदाहरण यानी अगला उदाहरण मित्रों छठवां प्रश्न है, क्या है कि पूछा है हरे में संधि है। हरे मित्रों यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, यह कई बार परीक्षाओं में आया भी है। सुपर टेट हुआ जैसे यूपी टेट हुआ, इसमें मित्रों पूछा है तो हरे पद में संधि क्या होगी मित्रों जब किसी अक्षर पर आई की मात्रा हो या औ की मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। जैसे नैनम एक जैसे एक आ गया, सदैव हो गया, ममय हो गया, बनौषधि हो गया, महाौषधि मित्रों कौन होगा कौन संधि होगी वृद्धि संधि। उसमें से किसी ईश्वर की मात्रा ही नहीं है, ना तो आई की मात्रा है ना तो औ की मात्रा है, इसलिए यह संधि क्या हुई गलत हुई, यानी इस उदाहरण में यह संधि नहीं है। अगली जो संधि है अगला जो मित्रों इसका विकल्प है, विकल्प में मित्रों देखिए बी विकल्प में अयादि दिया है, अयादि में यही मित्रों संधि होगा। अयादि का सूत्र होता है, अयादि संधि का सूत्र यही मित्रों होता है एचो अयवा यावा है, यानी जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए चाहे समान हो चाहे असमान हो तो ए का आय ओ का औ और अय का आय तथा औ का औ हो जाता है। जैसे मित्रों देखिए एच प्रत्याहार जब करेंगे एच मैसूर सूत्र पर चलेंगे तो होगा वहाँ ए ओंग आगे है अयौच अयौच। अब देखिए मित्रों एच प्रत्याहार बनाने के लिए ए को चा से मिला दिए तो अंतिम जो अक्षर है छूट गई, संज्ञक जो छूट गए तो कौन कौन बचा ए ओ अय और औ। यही मित्रों देखिए इस अंतर यानी इस प्रत्याहार के अंतर्गत यही वर्ण रहे। जब इसके बाद कोई स्वर आए तो ए का अय, ओ का औ, अय का आय और औ का आव हो जाता है। तो मित्रों जब देखिए इसका संधिविच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा हरे धन ए हो जाएगा, क्या होगा हरे धन ए। यहाँ देखिए ए स्वर है इसके बाद ए आया इसलिए इसका क्या हो जाएगा अय हो जाएगा। मित्रों जब देखिए रा से स्वर निकल गया तो ये आधा बचा, या स्वर जब इसमें मिल गया तो पूरा क्या बन गया रा बन गया। और यहाँ से जो ए निकला था ए का ए से मेल होने पर ए का क्या हुआ था अय हुआ था, और यही जब स्वर इसमें मिल जाएगा तो क्या लिखा जाएगा मित्रों हरे, क्या लिखा जाएगा हरे। इसलिए मित्रों इसमें यही विकल्प सही होगा। अगला विकल्प है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में मित्रों केवल अवग्रह चिन्ह होता है, अवग्रह चिन्ह नहीं है। अगला है यण, यण भी नहीं है क्योंकि इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इक का यण होता है मित्रों, ये भी नहीं हुआ। इसलिए इसमें मित्रों कौन विकल्प सही हुआ दूसरा विकल्प सही हुआ, जो दूसरा विकल्प है अयादि संधि। फिर मित्रों देखिए इसमें प्रश्न अगला यानी सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है संस्कृत में अयोगवाह होते हैं। संस्कृत में मित्रों 4 अयोगवाह होते हैं और हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं, एक अंग और एक आह। ये हिंदी में अयोगवाह है और संस्कृत में 4 अयोगवाह है। उसी अंग को अनुस्वार कहते हैं, आह को विसर्ग कहते हैं, एक जिह्वा मूली होता है, एक उपधमानी होता है। मित्रों इस प्रकार से संस्कृत में कितने अयोगवाह होते हैं 4 होते हैं। तो इसमें विकल्प कौन हो जाएगा सही, यानी बी विकल्प दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर मित्रों देखिए अगला यानी 8वां प्रश्न क्या पूछा है पंचवटी पूछ लिया। क्या प्रश्न है कि पंचवटी में समास है। मित्रों जब किसी शब्द के प्रारंभ में कोई संख्या दिखाई दे तो वह द्विगु समास होता है। कौन समास होता है द्विगु समास। मित्रों याद ध्यान में हमेशा रखना कि जब नदीवाचक संख्या बोधक होगा यानी जब नदियों का समूह आएगा, नदी के पहले कोई संख्या लिखी जाएगी तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। नदीभिष्ट सूत्र कहता है कि यदि नदियों का समूह हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। मित्रों जैसे अव्ययी भाव समास में वही होता है यानी जब यथा प्रति आ अन अनु उप भर नीर आदि आ जाए तो कौन समास होता है अव्ययी भाव समास है। इसमें से कोई शब्द नहीं दिखाई दिया थे कौन, यानी देखिए मित्रों जो पंचवटी है अव्ययी भाव समास, गलत हो गया विकल्प। अगला भी देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मित्रों दोनों पद प्रधान होता है। इसकी मित्रों पहचान यही होती है कि जब किसी शब्द में औ की मात्रा हो तो वह कौन समास होता है द्वंद्व समास होता है। जैसे मित्रों देखिए हरि हरव पितरव राम लक्ष्मणव
इसके बाद जैसे कृष्ण अर्जुनव सीता रामो, इसमें मित्रों देखिए अव हो गया, तो कौन समास से होगा? द्वंद्व समास। इसमें कोई हमको शब्द नहीं मिला, इसलिए ये भी गलत हुआ। अगला मित्रों बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास मित्रों केवल इसकी एक ही पहचान है कि जब देवी देवताओं का नाम आए तो वह कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, चतुरानन हो गया, नीलकंठ हो गया, शूलपाणि हो गया, वज्रपाणि हो गया, वीणापाणि हो गया। मित्रों इसमें कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। फिर अगला मित्रों देखिए चौथा विकल्प क्या है? द्विगु समास। मित्रों जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वही द्विगु समास होता है। तो मित्रों इसमें कौन विकल्प सही हो जाएगा? द्विगु। इसका मित्रों समास विग्रह होगा कि पंचानाम बटानाम समाहारा, यानी 5 वटों का समाहार या 5 वटों का समूह। मित्रों इसमें कौन विकल्प सही हुआ? हमारा चौथा विकल्प सही हुआ। फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला मित्रों देखिए प्रश्न है कि कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? मित्रों कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? इसमें देखिए केवल अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार का मतलब मित्रों आ ई उ री और लिरी मित्रों यही जो होते हैं यही ह्रस्व स्वर होते हैं। उसमें से जो नहीं होगा वही मित्रों इसमें विकल्प होगा। तो देखिए ना तो ह्रस्व आ है, ये नहीं है, ह्रस्व ही मिला है। इसके बाद री है, लरी है, मित्रों तीनों वर्ण नहीं होंगे। तो जो चौथा होगा औ यही मित्रों क्या हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात मित्रों यहाँ पर देखिए 3 जो आ यहाँ देखिए मित्रों ई उ री और लरी जो है, यानी ई मिला है, री मिला है और लरी मिला है, यही क्या मित्रों हैं? ह्रस्व स्वर हैं। और यहाँ पर देखिए कौन स्वर है? दीर्घ स्वर है। इसलिए मित्रों इसमें विकल्प कौन सही होगा? डी, यानी चौथा विकल्प सही हो गया मित्रों। यानी क्या प्रश्न पूछा था कि कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो ये यानी मित्रों आ ई उ री लरी यही ह्रस्व होते हैं। उसके बाद जो भी वर्ण होते हैं वो दीर्घ होते हैं। तो इसमें अव आया, इसलिए मित्रों ये विकल्प क्या हुआ? सही हुआ। फिर मित्रों देखिए अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है, यानी 10वां प्रश्न क्या पूछा है कि परितः किस विभक्ति का बोधक है? मित्रों द्वितीय विभक्ति जो होती है 16 धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दुह याच पच दंड रुद्ध पृच्छ जी ब्रूसास मथ मुष्ट निहरी कृत वह। मित्रों 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर यही मित्रों बहुत बार पूछता है कि अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगे अपि द्वितीय। इसमें मित्रों अभिता दोनों तरफ, परिता चारों तरफ, समया समीप, निक्सा माने नजदीक। मित्रों इसमें यानी जब इसका कोई किसी वाक्य में कोई शब्द मिल जाए तो इसमें कौन विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। मित्रों देखिए इसमें कहीं अगर द्वितीय होगा तो वही सही होगा। तो पहले मित्रों देखिए क्या मिल गया? द्वितीय मिल गया। इसलिए विकल्प मित्रों क्या होता है? इसमें सही होगा द्वितीय। फिर आगे देखिए चतुर्थी। चतुर्थी मित्रों जैसे आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलमो सठ योगाच। इसमें मित्रों नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। नमस्कार की यहाँ कोई बात ही नहीं है। तृतीय हम पूछा है। तृतीय मित्रों सायुक्त या प्रधाने कर्तिकर्णयो तृतीया अपवर्गे तृतीया इत्यम भूत लक्षणे तृतीया पृथक बिनानानास तृतीया और एनांग विकार तृतीय। मित्रों इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें भी नहीं है, इसलिए भी नहीं है। अगला अधिकरण है। अधिकरण मित्रों जैसे देखिए यस्य च भावेन भाव लक्षणम यतश्च निर्धारणम। मित्रों यही बहुत बार पूछा, यतश्च निर्धारणम। इसमें से कोई यानी किसी की मानता नहीं बतलाई गई है, इसलिए ये भी विकल्प नहीं सही होगा। तो मित्रों इसमें कौन विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही। मित्रों देखिए फिर 11वां प्रश्न हमारा है, पूछा है कि बालकावच शब्द का संधि विच्छेद होगा। मित्रों इसमें हमको बालकावच का संधि विच्छेद करना है। इसमें देखिए कौन विकल्प सही होगा? पहला क्या दिया है कि बालका धन अपि, ये तो मित्रों एकदम नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं बालको धन अपि। मित्रों यह आयादि संधि का उदाहरण भी है। उसमें जब एच प्रत्याहार के बाद यानी उस संधि का सूत्र ही होता है एच वायवा यावा, यानी जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आए, ओ का आओ, आए और अय का आय तथा औ का आव हो जाता है। तो मित्रों जब बालको धन अपि कर देंगे तो क्या बनेगा? बालकावपि बनेगा। आगे देखिए मित्रों बालक धन अपि, ये भी गलत है, अगला भी गलत है। इसलिए ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही कि बालको धन अपि। फिर मित्रों देखिए दूसरा प्रश्न मित्रों हमारा ये है कि हंस को संस्कृत में कहते हैं। हंस का मित्रों क्या नाम होता है? संस्कृत में क्या कहते हैं? उसी प्रकार से देखिए
जैसे पहला विकल्प क्या है, कपोता। कपोता माने मित्रों होता है कबूतर। फिर दूसरा है वकाह। वकाह माने होता है बगुला। फिर अगला देखिए मराला। मराला माने मित्रों होता है हंस। अगला काका माने कौआ। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मित्रों, मराला। मराला माने होता है हंस। फिर अगला देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, यानी तीसरा का मतलब मित्रों इसमें तीसरा है नहीं तो 13वां प्रश्न है। क्या है कि वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात में कौन सा कारक है मित्रों, यानी जहां पर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है अर्थात अलगाव होता है, वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, यानी अपादान कारक होता है। ध्रुवम पाए अपादानी पंचमी। मित्रों देखिए वृक्षात जिस प्रकार से बालकात होता है उसी प्रकार से क्या लिखा गया है, वृक्षात। तो मित्रों इसमें यदि पंचमी विभक्ति होगी या अपादान कारक होगा तो ये विकल्प सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें देखिए संप्रदान दिया है, संप्रदान मित्रों गलत होगा। करण दिया है, ये भी नहीं सही होगा। अपादान मित्रों जैसे बालकात होता है उसी प्रकार से क्या दिया यहाँ, वृक्षात दिया है, तो इसलिए विकल्प सही होगा। और षष्ठी भी मित्रों नहीं होगा। फिर अगला देखिए विकल्प, यानी अगला जो प्रश्न है 14वां प्रश्न है, पूछा है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो मित्रों इसमें जो देखिए ये मम जो पूछा है षष्ठी का एक वचन है। फिर यहाँ देखिए अस्माकम जो दिया है मित्रों यही क्या है, षष्ठी का बहुवचन रूप है। फिर माया दिया है, आम का तृतीय एक वचन है। फिर त्वया दिया है, ये भी मित्रों त्वया यानी तुम का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। इसलिए मित्रों इसमें कौन विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी अस्माकम सही हो जाएगा। फिर मित्रों देखिए फिर 15वां प्रश्न है, क्या पूछा है कि सीता शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा। मित्रों देखिए यानी इसमें जब या रूप याद किया जाता है मित्रों, रूप याद करने का आसान तरीका यही होता है कि जब इकारांत उकारांत ऋकारांत पर एक मात्रा हो तो वह चतुर्थी का एक वचन होता है। जैसे हरि है तो हरे हो जाएगा, गुरु है तो गुरुवे हो जाएगा, पितृ है तो पित्रे हो जाएगा। फिर मित्रों जब आकारांत पर एक ही मात्रा हो तो वह सप्तमी का एक वचन होता है। जैसे बालक है तो बालके हो जाएगा, राम है तो रामे हो जाएगा। फिर मित्रों अगला तरीका ये है, जैसे देखिए षष्ठी का बहुवचन पूछे तो जहां पर मित्रों आपको राम या नाम दिखाई दे वहां पर षष्ठी का बहुवचन होता है। फिर जहां पर खष्टी सापे छोटक मात्रा हो या छोटा सापे छोटक मात्रा हो वहां पर मित्रों सप्तमी का बहुवचन होता है। फिर मित्रों देखिए इसमें क्या पूछा, सीता का चतुर्थी। अब देखिए मित्रों यानी जब आकारांत ईकारांत और उकारांत पर ऐ की मात्रा हो तो उसमें मित्रों चतुर्थी का एक वचन है होता है। जैसे सीता है तो सीता यही हो जाएगा, लता है तो लता यही हो जाएगा, गीता है तो गीता यही हो जाएगा, रमा है तो रमा यही हो जाएगा। और मित्रों जैसे उकारांत वधु है तो क्या हो जाएगा, इसका वध्वय होगा। उसी प्रकार से मित्रों देखिए इसमें यानी देखिए ईकारांत रहेगा, नदी है तो नदी होगा। तो सीता मित्रों आकारांत पूछा है तो आकारांत में जहां पर सीता ये लिखा होगा वही विकल्प सही होगा। मित्रों देखिए यहाँ सीता ये लिखा है इसलिए विकल्प सही है। आगे सीतिया लिखा है, फिर सीता लिखा, सीताभ्या लिखा है, यानी ये मित्रों जो है सीतिया ये जो लिखा है तृतीया का है, तृतीय एक वचन। ये सीता जो प्रथमा है ये जो है चतुर्थी, और पंचमी का मित्रों बहुवचन जो होता है एक ही रूप चलता है। तो इसलिए मित्रों इसमें कौन विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। फिर मित्रों देखिए अगला यानी 16वां प्रश्न क्या पूछा है। 16वां प्रश्न है कि पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। मित्रों पितृ शब्द का रूप चलता है पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन्, पिता पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। फिर अगला आता है पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, फिर पितु पित्रो पितॄणाम, पितर पित्रो पितृसु। ये पिता है पितरो, ये पितरा आगे मित्रों है यानी पितरी। देखिए मित्रों जहां पर पितरी होगा इस विकल्प में वही विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। तो देखिए पितृ शब्द का इसमें देखिए मित्रों पित्रो दिया है एक नहीं है, फिर पित्रे दिया चतुर्थी का है भी नहीं, पितृ भी दिया है ये तृतीय का बहुवचन है भी नहीं है। अगला देखिए पितरी जो दिया है मित्रों यही हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा। फिर देखिए मित्रों अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार के अंतर्गत मित्रों कौन कौन से वर्ण आते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहले एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो विकल्प होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मित्रों एच प्रत्याहार,
एच प्रत्याहार बनाएंगे तो मैसर सूत्र पर चलेंगे, होगा ए ओम, फिर अगला है अयौच। ये देखिए मित्रों, यानी जब ए को चा से मिला दिए तो बन गया एच। अब इसमें अंतिम वर्ण छोड़ दीजिए, कौन जो बचेगा वो इस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होगा। तो ए बचा, ओ आ गया ए और औ। यही देखिए मित्रों, यानी 4 वर्ण जो यहाँ लिखे गए हैं, अगर इन्हीं 4 वर्णों में कोई विकल्प होगा, यानी उस विकल्प वही जो विकल्प होगा जिसमें 4 वर्ण होंगे वही सही होगा। देखिए मित्रों, इसमें ए, ओ, आ और ये गलत है। फिर अगला देखिए कौन सा है, अगला देखिए मित्रों, इसमें विकल्प है कि ए, ओ, ऐ, औ। ये मित्रों देखिए, इसमें से देखिए मिला, इसलिए कौन विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा सही होगा। फिर अगला भी देख लेते हैं, ए, ओ आया है, ये भी गलत है। फिर अगला भी देखिए मित्रों गलत है, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प सही हुआ। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो मित्रों इसमें केवल हा ऐसा वर्ण है जो जिस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है, जैसे हैवरट में हा है और हल में भी हा है। तो मित्रों 2 बार हा आया है और इसमें अगर हा विकल्प होगा तो वही सही होगा। तो इसमें देखिए मित्रों विकल्प में पहला विकल्प है का, ये नहीं है, चा है, ये भी नहीं है, फिर बा है, ये भी नहीं है। आगे देखिए मित्रों हा है, इसलिए यही विकल्प क्या है, सही है। फिर मित्रों प्रश्न है कि सा का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान यानी खष्टी सा मित्रों पूछा है। तो इसका सूत्र ही होता है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री रा पूरा टवर्ग होता है। फिर मित्रों इसके बाद खष्टी सा जो होता है वही यानी मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होता है। तो खष्टी सा का अगर कहीं मूर्धा विकल्प में होगा तो वही विकल्प सही होगा। तो इसमें देखते हैं मित्रों, पहला क्या दिया है कि सा का उच्चारण स्थान। देखिए इसमें मित्रों प्रश्न है, विकल्प पहला दिया नासिका। मित्रों हर वक्त के जो अंतिम वर्ण होते हैं उन्हें नासिक यानी अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, तो उसका जो उच्चारण होता है नासिका भी होता है। आगे देखिए तालु दिया है, ये नहीं होगा। फिर अगला देखिए मित्रों मूर्धा दिया, यही विकल्प सही होगा। और अगला कंठ दिया, को विसर्जनीय नाम कंठ है, होगा नहीं। इस प्रकार से देखिए मित्रों इस विकल्प में कौन यानी इस प्रश्न में कौन विकल्प सही हुआ, तीसरा मूर्धा सही हुआ। फिर मित्रों देखिए अगला क्या पूछा है, प्रश्न 20वां है। 20वां प्रश्न क्या कहा है कि पितरव पद में प्रयुक्त समास है। मित्रों बताए हैं जहां पर औ की मात्रा हो वहां पर कौन समास होता है, द्वंद्व समास होता है। इसमें देखिए पहला विकल्प क्या दिया है, पहला विकल्प दिया है कि अव्ययी भाव समास। मित्रों जहां पर यथा, प्रति, आ, आन, उप, भर, निर आदि जहां पर आए वहां पर कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें देखिए मित्रों कोई इसमें का शब्द ही नहीं मिला, इसलिए गलत है। फिर कर्मधारय मित्रों एक विशेषण एक विशेष से होता है, एक उपमेय एक उपमान होता है, उसमें से भी नहीं है। फिर अगला देखिए द्वंद्व है, द्वंद्व मित्रों होगा। द्विगु में कोई संख्यावाचक है नहीं, इसलिए वो नहीं होगा। इसलिए कौन विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प। मित्रों देखिए हमारा अगला यानी 21वां प्रश्न क्या पूछा है। 21वां प्रश्न है कि नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। तो मित्रों हम इसका रूप देखते हैं और जिस रूप में आ जाएगा वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो नदी का मित्रों रूप होगा कि नदी, नद्यो, नद्या। मित्रों नद्या यहाँ पर देखिए यानी प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन का रूप है। अगर इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का कोई विकल्प होगा तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें यानी पहला क्या दिया, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ये गलत है। फिर दे दिया मित्रों प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप, यही सही है। फिर आगे देखिए प्रथमा एक वचन नद्या हो, नदी होगा ही। फिर अगला देखिए मित्रों तृतीया का एक वचन दिया है तो इसका होता नद्या। तो इसलिए कौन इसमें विकल्प सही हो गया, दूसरा विकल्प बी कौन सही हो गया, यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है, नद्या। फिर मित्रों देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या पूछ लिया है कि रामेशु, रामेशु शब्द में विभक्ति और वचन है। तो मित्रों कौन वचन होगा, यानी जब छोटा सा पे छोटक मात्रा या खष्टी सा पे छोटक मात्रा हो तो वह सप्तमी का बहुवचन होता है। अगर मित्रों इसमें सप्तमी विभक्ति होगा चाहे अधिकरण कारक बहुवचन होगा तो वही विकल्प हमारा सही होगा। चलिए मित्रों हम देखते हैं इसमें विकल्प देखिए षष्ठी का एक वचन जब लिखा जाएगा मित्रों रामस्य होगा, सप्तमी का एक वचन होगा तो रामे हो जाएगा, चतुर्थी का एक वचन होगा मित्रों तो रामाय हो जाएगा। और आगे क्या दिया है, सप्तमी का बहुवचन मित्रों, यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर मित्रों देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला यानी 23वां प्रश्न क्या पूछा है कि एकोन अशीति हिंदी का बोधक है। अर्थात मित्रों इसका अर्थ यही होगा एकोन अशीति
में हिंदी को क्या यानी 89 को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका अर्थ यही होगा। तो एक माने एक, ना माने नहीं, 89 माने होता मित्रों 80, 80 में एक नहीं अर्थात कितना होगा 79, 79 के बाद मित्रों होता है 80। तो अगर 79 कहीं विकल्प में मिलता है तो वही विकल्प हमारा सही होगा। तो मित्रों देखिए विकल्प देखते हैं, विकल्प में क्या दिया 69 मित्रों, 69 यानी 60 और 9 होगा, 69 ये गलत है। फिर अगला देखिए 89 दिया है यानी 80 में 9 जोड़ा गया है तो ये भी गलत हो जाएगा 89। अगला दिया है 59 यानी 50 में मित्रों 9 जोड़ेंगे तो 59 होगा। और अगला क्या दिया है 79 मित्रों, यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 89 को क्या कहते हैं यानी एक ना माने नहीं, 80 माने 80 में एक नहीं अर्थात कितना होगा 79 मित्रों, ये हमारा विकल्प क्या हुआ सही हुआ। फिर अगला देखिए 24वां प्रश्न क्या है कि पठेत क्रियापद में लकार पुरुष और वचन है। अब मित्रों देखिए पठेत इसका मित्रों विधिलिंग लकार का रूप होता है। ट्रिक क्या होता है कि एत एताम एयु, ए एतम एत एयम एव एम, यानी मित्रों देखिए एत पहले यानी जो प्रथम पुरुष एक वचन है उसमें भी होता है, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन भी होता है। तो मित्रों देखिए जैसे यहाँ देख लीजिए यानी एत एताम एत एताम एयु यही हो गया। फिर ए है एतम एत, फिर एयम एयम एव एम, यही मित्रों जब इसमें हम क्रिया कोई रूप बना देंगे जैसे पठ जोड़ेंगे तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। लेकिन मित्रों हमको ध्यान यही देना है कि जो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया होगी उस पर जो ता होगा उस पर हलंत होगा। मित्रों क्या पूछा है कि पठेत में देखिए इस पर ता पर हलंत है यानी प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया होगी वही इसमें विकल्प सही होगा विधिलिंग लकार मित्रों, यानी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष से एक वचन अगर कहीं विकल्प मिलता है तो वही हमारा विकल्प सही होगा। तो चलिए हम विकल्प को देखते हैं। इसमें मित्रों देखिए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन ये तो एकदम गलत है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन देखिए मित्रों यही पूछा है यानी वहाँ देखिए एत मिला है ता पर हलंत है, इसलिए यही विकल्प मित्रों हमारा क्या हो जाएगा सही होगा। आगे लिखा है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन ये भी गलत होगा। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का देखिए मित्रों पूछा है, अगर पठेत पूछा होता ता पर हलंत यहाँ ना होता, यहाँ ता पर हलंत ना होता तब मित्रों हमारा यही विकल्प सही होता। नहीं तो हमारा कौन विकल्प सही हो गया दूसरा यानी बी विकल्प सही है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर मित्रों देखिए हम अगला यानी अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है 25वां प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द नहीं है। इसमें मित्रों देखिए सह तौते तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इसमें से मित्रों अगर कोई शब्द नहीं होगा, इतने जो शब्द बताएं अगर इनमें से विकल्प में कोई एक शब्द नहीं होगा तो वही सर्वनाम नहीं होगा। चलिए मित्रों हम देखते हैं। यानी देखिए अहम माने मैं, तुम माने तुम, ते माने वे सब, आगे तत्र दिया है मित्रों यही सही हो जाएगा। ये क्या है अव्यय है मित्रों। अव्यय किसे कहते हैं? आ माने नहीं, व्यय माने खर्च करना, यानी जिसको खर्च ना किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के लिंग पुरुष वचन में कोई परिवर्तन ना किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछा है कि स्वाहा पद के योग में प्रयुक्त विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो मित्रों चतुर्थी विभक्ति जो होती है इसमें एक ही नियम होता, बहुत महत्वपूर्ण नियम मित्रों है। जो एक नियम तो बहुत है लेकिन मित्रों एक नियम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम औसठ योगाच के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी मित्रों नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति। तो स्वाहा मित्रों यदि इसमें चतुर्थी कोई विभक्ति मिलेगा विकल्प में तो ये हमारा सही होगा। तो यहाँ देखिए मित्रों पहला विकल्प हमारा क्या मिला, चतुर्थी विभक्ति मिल गया, तो हमारा पहला विकल्प सही हो गया। फिर मित्रों हम आते हैं अगले प्रश्न पर, यानी 27वां हमारा प्रश्न क्या है। 27वां प्रश्न पूछा है कि कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। मित्रों कादम्बरी यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह महाकवि बाणभट्ट जी के द्वारा रचित रचना है। मित्रों महाकवि बाणभट्ट जी की दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, एक जो कादम्बरी है, एक हर्षचरित। मित्रों यह बहुत प्रसिद्ध है। तो जहाँ पर हमको बाणभट्ट जी का नाम मिलेगा वही रचना, यानी यही जो कादम्बरी है वही विकल्प सही कर देगा। क्या करेगा? बाणभट्ट जी का जिस विकल्प में नाम मिलेगा वही सही होगा। तो चलिए हम विकल्प देखते हैं। मित्रों विकल्प में देखिए क्या दिया है। पहला दिया है यानी
कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसमें पहला दिया मित्रों भारवी। भारवी जी की मित्रों जो रचनाएं होती हैं ये बृहत त्रय के अंतर्गत आती हैं, जैसे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम जो होता है ये मित्रों महाकवि भारवी की रचना है। फिर मित्रों उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव ये भवभूत जी की रचनाएं हैं। फिर मित्रों देखिए हमारा तीसरा विकल्प क्या दिया है दंडी। दंडी में यानी मित्रों दंडी की रचनाएं हैं। पहली रचना उनकी है अवंती सुंदरी की कथा, फिर काव्यादर्श, फिर अगला मित्रों जो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध रचना दस कुमार चरितम। मित्रों इस प्रकार से देखिए इसमें जो कादम्बरी यानी कादम्बरी के रचनाकार का जो विकल्प में नाम आ जाएगा यानी इसके रचनाकार का जो नाम होगा वैसे ही होगा। तो मित्रों हमारा चौथा विकल्प सही होगा, क्या होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जी इसमें देखिए मित्रों मिले भी हैं, इनका नाम मिला है इसलिए विकल्प ए सही। फिर मित्रों अगला हमारा प्रश्न है 28वां प्रश्न क्या है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित आगे है नाटक नहीं है। मित्रों महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित 7 रचनाएं हैं, उसमें मित्रों 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक। मित्रों खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार है और जो 2 महाकाव्य हैं उसमें एक रघुवंश है, एक कुमार संभव है और मित्रों 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतल यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। इसमें मित्रों यदि इस विकल्प में इन तीनों जो रचनाएं यानी अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम इन तीनों रचनाओं के अलावा कोई दूसरी रचना होगी तो वही मित्रों विकल्प हमारा क्या होगा गलत होगा। तो देखिए मित्रों इसमें नहीं पूछा है यानी नहीं है तो इसमें देखिए रघुवंश विकल्प है तो यही मित्रों क्या होगा सही हो जाएगा। फिर मित्रों देखिए हमारा अगला प्रश्न यानी 29वां प्रश्न है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है व्याकरण की, पद्य की, कथा की, आगे है गद्य की। तो मित्रों ये जो होती है ये पद्य की होती है, विकल्प इसमें होगा दूसरा सही। फिर अगला देखिए मित्रों 30वां अर्थात आज का अंतिम मित्रों प्रश्न होगा। क्या प्रश्न है कि अछोत सरोवर का वर्णन है यानी मित्रों अछोत सरोवर का वर्णन किस रचना में है। तो इसमें मित्रों देखिए रचनाएं भी दी गई हैं। तो मित्रों अछोत सरोवर का जो वर्णन है वो है कादम्बरी में। यदि मित्रों इसी अछोत सरोवर के स्थान पर दिया होता सची तीर्थ या अप्सरा दिया होता तो वो मित्रों होता अभिज्ञान शाकुंतल में। तो मित्रों इसमें देखिए अछोत सरोवर में पहला विकल्प देखिए मित्रों क्या मिला हमको कादम्बरी मिला, यही कादम्बरी हमारा क्या विकल्प हो जाएगा मित्रों सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आज के मित्रों हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।